नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं आपके साथ अपने अनुभव, विचार और जानकारी साझा करने के लिए उत्साहित हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। का भाग एक। मैं एक साधारण सी लड़की थी जो एक अमीर बुजुर्ग महिला के साथ रहती थी और उनकी देखभाल करती थी। मेरा जीवन बहुत साधारण था, उतना ही रोमांचक जितना कि रोज का खाना बनाना और बगीचे में टहलना। लेकिन मेरी जिंदगी में एक अचानक बदलाव आया जब मैं मोंटे कार्लो में छुट्टियां मनाने गई। वहां मैंने मैक्सिम डी विंटर से मुलाकात की। मैक्सिम एक बहुत ही धनी और प्रभावशाली व्यक्ति थे, लेकिन उनमें एक रहस्यमयी आकर्षण भी था। वह बहुत ही शांत और गंभीर थे, लेकिन उनकी आंखों में एक उदास सी चमक थी। हम धीरे धीरे दोस्त बन गए और फिर हम दोनों को प्यार हो गया। मैक्सिम ने मुझसे शादी करने का प्रस्ताव रखा और मैं इतनी खुश थी कि मैंने बिना किसी सोचे समझे हाँ कर दिया। शादी के बाद हम मैक्सिम के घर चले गए। उसका घर, जिसे मंडरले कहा जाता था, एक बहुत ही बड़ा और खूबसूरत महल जैसा था। लेकिन उस खूबसूरती में भी एक अजीब सा डर छिपा हुआ था। घर के हर कोने पर मैक्सिम की पहली पत्नी रेबेका की यादें छाई हुई थीं। नौकर लोग फुसफुसात में बात करते थे कि रेबेका कितनी खूबसूरत थी, कितनी चतुर थी। उनके कमरे में उनकी पुरानी चीजें रखी हुई थीं, जैसे कि उनके कपड़े, उनके गहने, उनकी किताबें। मैक्सिम भी कभी-कभी रेबेका का नाम ले लेते थे, जैसे कि वह अभी भी उनके साथ ही रहती हो। मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं खुद को रेबेका से लगातार तुलना करती थी। वह बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी, जबकि मैं एक साधारण सी लड़की थी। मुझे लगता था कि मैं कभी भी रेबेका की जगह नहीं ले सकती। मैं हमेशा डरती रहती थी कि मैक्सिम मुझे कभी भी प्यार नहीं करेंगे, क्योंकि उनके दिल में तो सिर्फ रेबेका ही थी। मंडरले में रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। घर की हाउसकीपर मिसेस डैनवर्स रेबेका की बहुत बड़ी प्रशंसक थीं। वह हमेशा मुझे नीचा दिखाती थीं और मुझे याद दिलाती थीं कि मैं कभी भी रेबेका जैसी नहीं हो सकती। मुझे लगता था कि सभी लोग मुझे नापसंद करते हैं, क्योंकि मैं रेबेका की जगह ले रही थी। एक दिन मुझे एक पुरानी अलमारी में रेबेका के कुछ पत्र मिले। उन पत्रों में मैंने देखा कि रेबेका मैक्सिम को धोखा दे रही थी। वह दूसरे आदमी से प्यार करती थी और उससे मिलती भी थी। मुझे बहुत हैरानी हुई। मुझे लगा कि रेबेका जैसी दिखती थी, वैसी थी नहीं। वह एक स्वार्थी और चालाक महिला थी। रेबेका के बारे में सच्चाई जानकर मुझे कुछ राहत मिली। मुझे लगा कि अब मैक्सिम मुझे प्यार करेंगे, क्योंकि रेबेका इतनी बुरी महिला थी। लेकिन मेरी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। मिसेस डैनवर्स ने मुझे चैन से नहीं रहने दिया। वह हमेशा मेरे और मैक्सिम के बीच में बाधा डालने की कोशिश करती थी। वह मुझे डराती भी थी और कभी-कभी तो ऐसा लगता था कि वह मुझे मार ही डालना चाहती है। मैं बहुत डरने लगी थी। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूं। मैं मैक्सिम से मदद मांगना चाहती थी, लेकिन मुझे डर था कि वह मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। वह अभी भी रेबेका को याद करते थे और मुझे लगता था कि वह कभी भी मुझे पूरी तरह से प्यार नहीं कर पाएंगे। एक रात मंडले में आग लग गई। सारा घर जलकर खाक हो गया। कैसे आग लगी इसका पता नहीं चला, लेकिन मुझे शक था कि मिसेस डैनवर्स ने ही आग लगाई थी। वह नहीं चाहती थी कि मैं मंडरले में खुश रहूं। मैं और मैक्सिम अब बेघर हो गए थे। हमने एक छोटा सा घर किराए पर लिया और एक नई शुरुआत की, लेकिन रेबेका की छाया हमेशा हमारे साथ रही। मैं उस रात को कभी नहीं भूल सकती जब मंडले जलकर खाक हो गया था। रेबेका भाग दो आग के बाद हमने एक छोटा सा घर किराए पर लिया। मंडले खत्म हो गया था, लेकिन रेबेका की छाया अभी भी हमारे साथ थी। मैक्सिम बहुत उदास रहने लगे थे। उन्हें मंडले से बहुत लगाव था और उस घर के साथ उनकी सारी यादें भी झलकर राख हो गई थीं। एक दिन मैक्सिम ने मुझसे बात की। उन्होंने मुझे बताया कि रेबेका कैसी थी। उन्होंने बताया कि वह कितनी स्वार्थी और दुष्ट थी। उन्होंने बताया कि कैसे उसने उन्हें धोखा दिया था, कैसे उसने उन्हें दुखी किया था। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने गुस्से में आकर रेबेका को मार डाला था। मैं बहुत हैरान थी। मुझे पता था कि रेबेका अच्छी महिला नहीं थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह इतनी बुरी थी। मैक्सिम ने मुझे बताया कि रेबेका ने उन्हें कभी भी प्यार नहीं किया था। वह सिर्फ उनके पैसे और उनके खिताब के लिए उनके साथ शादी करना चाहती थी।
मैक्सिम की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे उनके लिए बहुत दया आ रही थी। मुझे लगा कि उन्होंने बहुत कुछ सहन किया है। मैंने उन्हें समझाया कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम एक नई शुरुआत करेंगे। हम एक दूसरे के लिए होंगे और हम खुश रहेंगे। मैक्सिम ने भी धीरे-धीरे खुद को संभालना शुरू कर दिया। उन्होंने काम करना शुरू किया और हमने धीरे-धीरे अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाना शुरू किया। लेकिन हम कभी भी मंडरले को नहीं भूले। कभी-कभी रात को मैक्सिम सोते समय बड़बड़ाते थे, रेबेका, रेबेका। एक दिन हमें पता चला कि मिसेस डैनवर्स अभी भी जिंदा है। वह एक छोटे से शहर में रह रही थी। हमने सोचा कि अब वह हमें परेशान नहीं करेगी, लेकिन हम गलत थे। मिसेस डैनवर्स ने हमें ढूंढ निकाला। मिसेस डैनवर्स ने हमें धमकी दी कि वह हमारे बारे में सब कुछ बता देगी। उन्होंने कहा कि वह पुलिस को बता देंगी कि मैक्सिम ने रेबेका को मार डाला था। हम बहुत डर गए। हम नहीं चाहते थे कि मैक्सिम को जेल जाना पड़े। हमने सोचा कि अगर हम मिसेस डैनवर्स को कुछ पैसे दे दें, तो वह चुप हो जाएगी। हमने उन्हें कुछ पैसे दिए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मिसेस डैनवर्स ने फिर से हमें धमकी देना शुरू कर दिया। हम बहुत परेशान हो गए थे। हम नहीं जानते थे कि क्या करें। हमने सोचा कि शायद हमें पुलिस को ही बता देना चाहिए। लेकिन अगर हमने पुलिस को बताया, तो मैक्सिम को जेल जाना पड़ेगा। एक दिन मैक्सिम ने एक फैसला किया। उन्होंने कहा कि उन्हें मिसेस डैनवर्स को रोकना होगा। उन्होंने कहा कि अगर वह हमें परेशान करती रही, तो वह कुछ भी कर सकते हैं। मैं बहुत डर गई थी। मैंने मैक्सिम को रोका, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ करना ही होगा। उस रात मैक्सिम घर से निकल गए। मैं बहुत डरी हुई थी। मुझे नहीं पता था कि वह कहाँ गए थे। मैं पूरी रात रोती रही। सुबह होने पर मुझे पता चला कि मैक्सिम वापस आ गए हैं, लेकिन उनके साथ मिसेस डैनवर्स नहीं थी। मैंने मैक्सिम से पूछा कि उन्होंने क्या किया था। मैक्सिम ने मुझे बताया कि उन्होंने मिसेस डैनवर्स को रोक दिया था। उन्होंने कहा कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए थी। मैं बहुत डर गई थी। मैंने मैक्सिम से पूछा कि उन्होंने क्या किया था। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं जानती थी कि कुछ ठीक नहीं था। मैक्सिम बहुत परेशान लग रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर सा छाया हुआ था। रेबेका भाग 3। मैक्सिम के व्यवहार में धीरे धीरे बदलाव आने लगे थे। वह अधिक चिड़चिड़े हो गए थे। अक्सर बिना किसी कारण के गुस्सा करने लगते थे। उनकी नींद उड़ गई थी। वह रात के बीच में अचानक उठकर खिड़की से बाहर देखते रहते थे, मानो किसी चीज से डर रहे हों। मैंने उनके व्यवहार में इन बदलावों को देखा, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकी। मुझे डर था कि अगर मैंने कुछ कहा तो वह मुझसे दूर हो जाएंगे। मैं उनके लिए चिंतित थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि कैसे उनकी मदद करूं। एक दिन मैंने उनके कोट की जेब में एक जहाज का टिकट पाया। मैं हैरान हो गई। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया था कि वह कहीं जा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि उन्हें कुछ काम से बाहर जाना है। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मुझे लगा कि कुछ गलत हो रहा है। मैक्सिम मुझसे कुछ छिपा रहे थे। उनका व्यवहार अजीब हो रहा था। और अब यह यात्रा भी, मुझे लगा कि वह भाग रहे हैं, किसी चीज से भाग रहे हैं। मैक्सिम कुछ दिनों के लिए गए थे। उनके जाने के बाद घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। मैं अकेलीपन महसूस कर रही थी। एक ऐसा अकेलापन जो पहले कभी नहीं हुआ था। मुझे लगता था कि हर सांस लेते हुए मैं उनकी वापसी का इंतजार कर रही हूँ। जब मैक्सिम लौटे तो उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। वह थके हुए लग रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी पीली पड़ गई थी। उनकी आंखों में एक खौफनाक सी चमक थी, जो मुझे डरा रही थी। उस रात मैक्सिम ने मुझे कुछ बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने मिसेस डैनवर्स को रोका था। उन्होंने मुझे नहीं बताया कि उन्होंने क्या किया था, लेकिन उनके शब्दों में एक ऐसा खौफ था, एक ऐसा पछतावा जो छिपा नहीं जा सकता था। मैं स्तब्ध रह गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने ऐसा किया था। मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने क्या किया था, लेकिन वह मुझे सीधे जवाब नहीं दे सके। उन्होंने कहा कि यह एक दुर्घटना थी, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना। उनके शब्दों में कोई स्पष्टता नहीं थी, केवल एक अस्पष्ट खतरा।
उनकी आंखों में एक ऐसा खौफ था, मानो उन्होंने कुछ ऐसा किया हो जिसे वह कभी माफ नहीं कर पाएंगे। मैं डरी हुई थी, लेकिन साथ ही मुझे उनके लिए एक गहरी करुणा भी महसूस हो रही थी। उस रात के बाद मैक्सिम अलग हो गए। वह खोए खोए रहने लगे, अतीत की छाया में डूबे हुए। मंडरले की आग की तरह उनकी आत्मा भी जल रही थी। रातें अब और भी लंबी और अंधकारमय हो गईं। मैक्सिम अक्सर नींद में करवटें लेते थे, बड़बड़ाते हुए, मानो किसी भयानक सपने से जूझ रहे हों। मैं उनके बगल में पड़ी रहती, उनके चेहरे को देखती, उस डर को महसूस करती जो उनकी आंखों में समाया हुआ था। एक रात एक भयंकर तूफान आया। समुद्र उग्र हो गया और हवा ने पेड़ों को झुका दिया। घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। केवल तूफान की गरज और बारिश की धड़कन ही सुनाई दे रही थी। मैं डरी हुई थी और मैं मैक्सिम के पास गई। वह खिड़की के पास खड़े थे, तूफान को देख रहे थे। मैक्सिम, मैंने धीरे से कहा, क्या आप ठीक हैं? उन्होंने मुड़कर देखा। उनकी आंखों में एक खालीपन सा था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस खिड़की से बाहर देखते रहे, मानो उस तूफान में ही उनकी आत्मा डूब रही हो। मैंने महसूस किया कि कुछ बदल गया था। मैक्सिम कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। उनकी आत्मा में एक ऐसा घाव था जो कभी भर नहीं पाएगा। हमने एक नई शुरुआत की थी, लेकिन हमेशा के लिए रेबेका की छाया हमारे साथ रहेगी। पर यह कहानी समाप्त होती है। उपन्यास का अंत अस्पष्ट है, पाठक को अकेला छोड़ देता है। मैक्सिम ने क्या किया था? क्या वह कभी भी शांति पा सकेंगे? क्या वे कभी भी रेबेका की छाया से मुक्त हो सकेंगे? इन सभी सवालों के जवाब पाठक को खुद ही ढूंढने पड़ते हैं। रेबेका एक ऐसी कहानी है जो हमारे अंदर छिपे हुए डर, ईर्ष्या और अतीत के बोझ का पता लगाती है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि कुछ रहस्य अनसुलझे ही बेहतर होते हैं। कुछ घाव कभी भी पूरी तरह से भर नहीं पाते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, रेबेका उपन्यास हमें सिखाता है कि अतीत की छाया हमेशा हमारे ऊपर मंडराती रह सकती है, लेकिन हमें उसे जाने देना चाहिए। ईर्ष्या और असुरक्षा विनाशकारी हो सकती हैं और हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती है। हमें अपनी मानवीय कमजोरियों को स्वीकार करना चाहिए और उन पर नियंत्रण पाने का प्रयास करना चाहिए। अतीत के रहस्य हमेशा सच नहीं होते हैं और कभी-कभी उन्हें अनसुलझा ही छोड़ देना बेहतर होता है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।